ओके ऑलराइट हम स्टार्ट करते हैं विद आवर नेक्स्ट क्लास टुडे। हमने लास्ट टाइम तक पढ़ा था रिगार्डिंग द कंपैरिजन ऑफ द सप्लाई मेथड्स कि आप एग्जैक्टली ऑयल जो है उसको ट्रांसपोर्ट कैसे करते हो। ठीक है, ऑलराइट। ओके, सो सन इज थिंग्स क्लाइमेट विंड परफेक्ट एंड अदर हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी और तो विंड फैंटास्टिक, वेरी नाइस, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे से। ऑलराइट, नाउ से दिस थिंग देखो, हम बात कर रहे थे, वी वर टॉकिंग अबाउट द कंपैरिजन ऑफ द सप्लाई मेथड्स कि अगेन आपने ऑयल को किस तरह एग्जैक्टली सप्लाई करते हो। सबसे पहले एक तो है यूजिंग द पाइपलाइन, देन यूजिंग रेलवेज एंड देन यूजिंग आपके पास रोड टैंकर्स। तो ये आपके पास तीन वेज है, पाइपलाइन है, रेलवेज है, आपके पास थर्ड वन इज रोड टैंकर्स हैं। इन तीन के थ्रू आप एग्जैक्टली आपके पास जो ऑयल है वो सप्लाई होता है, ट्रांसपोर्ट किया जाता है। रिमेंबर दिस थिंग। एक है कि ऑयल ऑयल को आप अगेन इंपोर्ट कैसे करते हो। दूसरा उसके बाद क्या चीज़ थी जिसके बारे में हमने ऑलरेडी पढ़ा था कि अगेन आप इंपोर्ट कैसे करते हो या सी ट्रांसपोर्टेशन कैसे होती है। फिर उसके बाद हमने कहा था कि इनलैंड ट्रांसपोर्टेशन कैसे होती है, इनलैंड आपके पास जो ऑयल है वो सप्लाई कैसे किया जाता है। अच्छा, उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हम पढ़ के आ चुके हैं ना, उससे देखते हैं। अब आपके पास ऑयल को इंपोर्ट करने की वजह से, क्योंकि पाकिस्तान बहुत ज़्यादा ऑयल क्या करता है, इंपोर्ट करता है, वी नो अबाउट दैट। अब इसके इकोनॉमिक इम्पैक्ट्स आपके पास क्या होते हैं। जब पाकिस्तान आपके पास जो हैवी ऑयल इंपोर्ट करता है, आपके पास इन द हैवी अमाउंट आपके पास ऑयल इंपोर्ट किया जाता है बाय द पाकिस्तान गवर्नमेंट, तो इसका एग्जैक्टली इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या होता है वो बात हम करते हैं। सबसे पहले ड्रेन ऑन द फॉरेन एक्सचेंज। अब फॉरेन एक्सचेंज क्या होती है तो ज़रा देखो एक दफ़ा। फॉरेन एक्सचेंज इमेजिन आपके पास ऐसे होती है कि इमेजिन करो कि आप क्या चीज़ कर रहे हो, आप बैलेंस ऑफ पेमेंट, अगर आपके पास क्या चीज़, ज़रा देखना फॉरेन एक्सचेंज आपके पास क्या है। वन सेकेंड, ऑलराइट, ओके। ज़रा देखो फॉरेन एक्सचेंज आपके पास क्या है कि आप क्या चीज़ करते हो। आप प्रॉफिट्स, फॉर एग्जांपल लेट्स से कोई भी चीज़ आप क्या कर रहे हो, फॉरेन, आप फॉरेन कंट्री के अंदर सेल कर रहे हो, और आपके पास क्या चीज़ हो रही है, आप कोई भी चीज़ है, एक प्रोडक्ट आपके पास है, वो आप एक फॉरेन कंट्री को क्या कर रहे हो, सेल कर रहे हो। ठीक है, ये कोई भी चीज़ हो सकती है, इट कैन बी एनी प्रोडक्ट, इट कैन बी एनीथिंग। अब इससे जो प्रॉफिट्स या कोई भी चीज़ आपके पास करेंसी पाकिस्तान के अंदर आएगी तो यू आर अर्निंग द फॉरेन एक्सचेंज। लेकिन अगर आप बाहर से कोई चीज़ क्या कर रहे हो, फॉर एग्जांपल ये प्रोडक्ट है, ये पाकिस्तान के अंदर आप इंपोर्ट करवा रहे हो। जब आप इसको इंपोर्ट करवाओगे तो आपको क्या चीज़ पे करनी पड़ेगी, आपको ऑफ कोर्स पैसे पे करने पड़ेंगे। सो अगेन क्या चीज़ होती है, जब आपने एग्जैक्टली क्या चीज़ करेंगे, जब आप अमाउंट क्या चीज़ करोगे, पे करोगे, तो होगा क्या कि आपको फॉरेन एक्सचेंज पे करनी पड़ेगी, ड्रेन होगी आपकी फॉरेन एक्सचेंज। तो फॉरेन एक्सचेंज आपके पास क्या होती है कि डॉलर्स, डॉलर्स क्योंकि आपके पास मेन मार्केट जो इंटरनेशनल मार्केट्स हैं वो डॉलर के ऊपर चलती है। तो ड्रेन इन फॉरेन एक्सचेंज या अर्निंग द फॉरेन एक्सचेंज का मतलब क्या होता है, ये बात दोनों, ये बहुत बहुत ज़हन में रखनी है। जब आप कोई भी चीज़ सेल कर रहे हो बाहर, कोई भी प्रोडक्ट है, कोई भी सॉफ्टवेयर है, कोई भी चीज़ है, अगर आप बाहर सेल कर रहे हो तो यू विल बी अर्निंग द फॉरेन एक्सचेंज। क्या आप क्या कर रहे होगे, यू विल बी अर्निंग द फॉरेन एक्सचेंज। लेकिन अगर आपके पास क्या चीज़ हो रही है, यू विल बी अर्निंग द फॉरेन एक्सचेंज, लेकिन अगर आप कोई चीज़ पाकिस्तान में इंपोर्ट कर रहे हो, जैसे आप ऑयल इंपोर्ट कर रहे हो, तो आपको डॉलर्स पे करने पड़ रहे हैं, तो आपकी फॉरेन एक्सचेंज क्या हो रही है, ड्रेन हो रही है। सो देयर फोर रिमेंबर दिस थिंग, ड्रेन इन फॉरेन एक्सचेंज या अर्निंग इन फॉरेन एक्सचेंज का मतलब क्या है, जरा देखो। अगर आप फिश जो है वो बाहर सेल कर रहे हो, बैलेंस ऑफ पेमेंट नेगेटिव, बिल्कुल एग्जैक्टली ये ट्रेड के टॉपिक में भी हम पढ़ेंगे कि बैलेंस ऑफ ट्रेड जो है या बैलेंस ऑफ पेमेंट पॉजिटिव या नेगेटिव क्या होती है। तो जरा देखो कि आपके पास अगर आप, लेकिन अभी हम बात करें फॉरेन एक्सचेंज की, ये आपके पास डिफरेंट है कि फॉरेन एक्सचेंज आपके पास क्या चीज़ है। जरा देखो कि अगर आप कोई भी चीज़, फॉर एग्जाम्पल लेट्स से फिश है, वो आप एक्सपोर्ट करते हो ऑफकोर्स। जब आप इसको एक्सपोर्ट कर रहे हो तो ऑफकोर्स क्या चीज़ आ रही है, आपके आपके पास डॉलर्स आ रहे हैं, दैट मीन्स अर्निंग द फॉरेन एक्सचेंज। लेकिन अगर आप कोई चीज़ बाहर से इंपोर्ट कर रहे हो, कोई प्रोडक्ट इंपोर्ट कर रहे हो, या फिर कोई फॉर एग्जांपल लेट्स से इंडस्ट्रियल कोई चीज़ इंपोर्ट कर रहे हो, सो गेन क्या चीज़ है, आपको बाहर अमाउंट पे करनी पड़ेगी। सो देयरफॉर क्या चीज़ हो रही है, आपकी फॉरेन एक्सचेंज ड्रेन हो रही है। ठीक है, नाउ सी दिस थिंग, सिग्निफिकेंट स्पेंडिंग लीड्स टू द नेगेटिव ट्रेड या फिर बैलेंस, जिसकी वजह से अगेन आपके पास जो डेट है वो आपके पास इंक्रीज करता है। नाउ से दिस थिंग, हाई कॉस्ट है, क्यों आप इकॉनमी के ऊपर कैसे इफेक्ट पड़ता है कि जब आप हैवी ऑयल इंपोर्ट करते हो आपको हाई कॉस्ट देनी पड़ती है। इंपोर्टेड ऑयल इज एक्सपेंसिव ड्यू टू द टैक्सेस। पाकिस्तान ऑफन कैन नॉट अफोर्ड टू एक्सप्लॉइट न्यू डोमेस्टिक ऑयल फील्ड्स। पाकिस्तान नई डोमेस्टिक ऑयल फील्ड्स को एक्सप्लॉइट नहीं कर पा रहा, जो आपके पास डोमेस्टिक है, जो पाकिस्तान के अंदर ऑयल फील्ड्स मौजूद हैं या पाकिस्तान के पास जो ऑयल रिजर्व्स मौजूद है,
पाकिस्तान इज़ नॉट गोइंग टू एक्सप्लॉइट दीज। वाई? क्योंकि पाकिस्तान के पास फाइनेंसेस नहीं है, पाकिस्तान अफोर्ड नहीं कर सकता, पाकिस्तान के पास स्किल्ड लेबर्स नहीं है। देयरफॉर क्या चीज़ करनी पड़ती है जब आप इंपोर्ट करते हो ऑयल? ये ऑयल क्या है, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, जिसकी वजह से इट इज़ द हाई कॉस्ट, जो आपके पास इकोनॉमिक इम्पैक्ट है। देन इकोनॉमिक बर्डन है कि जब आपके पास पाकिस्तान, अब देखो मेनली ऑयल किस चीज़ के लिए यूज़ हो रहा था? आपको याद है 60% ऑयल किस चीज़ के अंदर यूज़ हो रहा था? यू रिमेंबर दैट कि 60% ऑयल का यूज़ क्या था? एनी वन टेल मी कि 60% जो ऑयल का यूज़ कल हमने पढ़ा था वो कहाँ पे यूज़ हो रहा था? यप, द स्टूडेंट्स हु वर प्रेजेंट yesterday, where the oil was actually being utilized 60%. यप, कल कौन कौन प्रेजेंट था? Who was present yesterday? Yep, Ayan, Agha, Varda, Shiram. लोकल और इंडस्ट्रीज नहीं, बिल्कुल नहीं। ऑयल का एग्जैक्टली यूज कहाँ हो रहा था? व्हाट इज हैपनिंग गाइस? टेल मी। 60% ऑयल कहाँ पे यूटिलाइज हो रहा था? ऑयल कहाँ पे यूज हो रहा है? आगा, वर्दा, अयान, 60% ऑयल कहाँ पे आपका यूज हो रहा था? वेयर 60% ऑयल वॉज बींग यूटिलाइज? ट्रांसपोर्टेशन के अंदर। आपके पास जो गाड़ियाँ हैं, आपके ट्रक्स हैं, आपके एरोप्लेन्स हैं, आपके शिप्स हैं, यहाँ पे आपका पेट्रोलियम ऑयल क्या होता है? यूटिलाइज होता है। सो ज़रा देखना, हाई एनर्जी कॉस्ट, नॉट ओनली दिस, अब आपके पास क्या चीज़ है? ये सारी चीज़ें जो आपके पास हैं, ये सारे जो बर्डन है, इकोनॉमिक बर्डन, क्यों? क्योंकि आपको ऑयल चाहिए किस चीज़ के लिए? आपने उसको यूटिलाइज करना है किस चीज़ के ऊपर? आपने ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूटिलाइज करना है, आपने एज एन एनर्जी सोर्स यूटिलाइज करना है। अच्छा, नाउ से दिस थिंग, देयरफॉर पाकिस्तान के पास ऑलरेडी इकोनॉमिक बर्डन बहुत ज़्यादा है। हाई एनर्जी कॉस्ट स्लो डाउन द इकोनॉमी, लीविंग लेस मनी फॉर द इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन, हेल्थ सेक्टर या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर। जब पाकिस्तान का बजट बनता है और पाकिस्तान के बजट के अंदर मोस्ट ऑफ द बजट आपके पास कहाँ पे चला जाता है? आपका ऑयल इंपोर्ट के अंदर जा रहा है। सो मेजॉरिटी, वन ऑफ द मेजर पोर्शन आपका कहाँ पे जा रहा है? ऑयल इंपोर्ट के ऊपर। सो देयरफॉर बहुत कम बजट आपके पास बचता है एजुकेशन के ऊपर, हेल्थ के ऊपर, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर। तो अगर ये हम ऑयल का इंपोर्ट वाला जो बजट है ये ख़त्म कर दें, आप एजुकेशन के ऊपर वो स्पेंड कर सकते हो, वो हेल्थ के ऊपर स्पेंड कर सकते हो, वो इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर स्पेंड कर सकते हो। सो देयरफॉर इट इज़ एन इकोनॉमिक इम्पैक्ट। नेक्स्ट आपके पास पॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस। इट क्रिएट्स द डिपेंडेंस ऑन द ऑयल एक्सपोर्टिंग नेशंस। पाकिस्तान किससे अगेन, किस नेशन के अगेंस्ट नहीं जा सकता? पाकिस्तान सऊदीया गवर्नमेंट के अगेंस्ट नहीं जा सकता, पाकिस्तान यूएई गवर्नमेंट के अगेंस्ट नहीं जा सकता। उनकी पॉलिसीज़ को हमें एक्सेप्ट करना पड़ता है, बेशक हमें वो पसंद आए या ना आए। देयरफॉर इट क्रिएट्स द पॉलिटिकल डिपेंडेंस, किन के ऊपर? उन कंट्रीज़ के ऊपर जो ऑयल आपके पास एक्सपोर्ट करती हैं, या फिर पाकिस्तान जिनसे इंपोर्ट करता है ऑयल, उन नेशंस के ऊपर पाकिस्तान की डिपेंडेंस ज़्यादा हो जाती है। वाई? बिकॉज अगेन अगर पाकिस्तान उनसे, या फिर वो कंट्रीज़ अगर आप पाकिस्तान को ऑयल नहीं देंगी, वी विल हैव द इश्यूज़ किस चीज़ के ऊपर? जो ऑयल इंपोर्ट अगर ऑयल इंपोर्ट होना बंद हो गया तो आपके पास इंडस्ट्रीज इफेक्ट होंगी। आपके पास ना सिर्फ इंडस्ट्रीज इफेक्ट हो रही हैं, ट्रांसपोर्टेशन इफेक्ट होगी, एनर्जी सेक्टर इफेक्ट होगा। सो देयरफॉर रिमेंबर दिस थिंग, इकोनॉमिक इम्पैक्ट पड़ेगा अगर इफ़ आपके पास पाकिस्तान ऑयल इंपोर्ट नहीं करता उन नेशन से। और देयरफॉर पॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस आपके पास क्या है कि इट क्रिएट्स द डिपेंडेंस ऑन द ऑयल एक्सपोर्टिंग नेशंस। ठीक है, सो नाउ से दिस थिंग, देयरफॉर हमारे पास क्या चीज़ है? वाई पाकिस्तान हैज़ टू इम्पोर्ट द ऑयल, और इसकी आपके पास इकोनॉमिक इम्प्लीकेशंस है। नाउ से दिस थिंग, अब पाकिस्तान ऑयल इंपोर्ट करता क्यों है? वजह क्या है? सबसे पहले पाकिस्तान के पास अपने जो रिजर्व्स हैं वो पाकिस्तान के पास क्या है? स्मॉल रिजर्व्स हैं। और पाकिस्तान ना सिर्फ अपने स्मॉल रिजर्व्स को एक्सप्लोर भी नहीं कर सकता, जो रिजर्व्स ऑलरेडी हैं भी उनको पाकिस्तान अच्छे तरीके से एक्सप्लोर भी नहीं कर सकता। क्यों? बिकॉज अगेन पाकिस्तान के पास इन्वेस्टमेंट नहीं है, पाकिस्तान के पास टेक्नोलॉजी नहीं है, पाकिस्तान के पास स्किल्ड लेबर्स नहीं है, पाकिस्तान के पास वो फाइनेंस नहीं है जिसके ऊपर अगेन पाकिस्तान ऑयल रिग्स लगाए, पाकिस्तान उसको एक्सप्लॉइट करे। देन जियोग्राफिकल कंस्ट्रेंट्स, ज़्यादातर जो आपके पास ऑयल फील्ड्स हैं वो आपके पास उन जगहों के ऊपर हैं जहाँ पे एग्जैक्टली क्या चीज़ है? डिफ़िकल्ट टेरेन है, जहाँ पे आपके पास सिक्योरिटी इश्यूज हैं, सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं। सो डिफ़िकल्ट टेरेन आपके पास है, सिक्योरिटी इश्यूज है इन द फ्यू एरियाज जहाँ पे एग्जैक्टली ऑयल के रिजर्व्स मौजूद हैं। देयरफॉर इट हिंडर्स द एक्सप्लोरेशन ऑफ द ऑयल
जब आपके पास ऑयल एक्सप्लोर नहीं होगा या एक्सप्लॉइट नहीं होगा, तो अगेन पाकिस्तान को क्या करना पड़ेगा, ऑयल को इम्पोर्ट करना पड़ेगा. नाउ से दिस थिंग. ओके, हुसैन इज सेइंग करप्शन, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी. बिल्कुल एग्जैक्टली हुसैन, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हो. यस. देन आपके पास क्या चीज़ है, इंक्रीजिंग कंजम्पशन. पाकिस्तान की अगेन पॉपुलेशन इंक्रीज होने की वजह से जो नंबर ऑफ कार्स हैं, नंबर ऑफ आपके पास ट्रक्स हैं, नंबर ऑफ शिप्स हैं, नंबर ऑफ बाइक्स हैं, वो आपके पास क्या चीज़ हो रही है, इंक्रीज हो रही है, जिसकी वजह से आपके पास जो कंजम्पशन है फ्यूल की, वो भी ज़्यादा हो रही है. तो जब फ्यूल की कंजम्पशन ज़्यादा हो रही है, अब आप देखो ऑलमोस्ट 50%, ये 50% जो है ये 2012 का डाटा है. ये ऑलमोस्ट कहाँ तक पहुँच चुका है, 60% तक पहुँच चुका है. आपके पास ऑयल कहाँ पे यूटिलाइज होता है, आपके पास ट्रांसपोर्टेशन के अंदर यूटिलाइज होता है. सो ये जो 60% ट्रांसपोर्टेशन में यूटिलाइज हो रहा है, ये बढ़ता जा रहा है. क्यों? बिकॉज द पॉपुलेशन ग्रोथ रेट आपके पास ज़्यादा हो रहा है. देयरफॉर लोग गाड़ियों के ऊपर ज़्यादा डिपेंडेंट हो रहे हैं. लोग ज़्यादा आपके पास अपने बाइक्स के ऊपर या फिर अपनी ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर ज़्यादा डिपेंड हो रहे हैं. सो देयरफॉर पॉपुलेशन इंक्रीज होने की वजह से व्हीकल्स इंक्रीज कर रही हैं. व्हीकल्स इंक्रीज करने की वजह से जो कंजम्पशन है पेट्रोलियम की, वो ज़्यादा हो रही है. ऑलराइट, मोर पीपल, मोर व्हीकल्स, मोर कंजम्पशन. बिल्कुल एग्जैक्टली, बिल्कुल हुसैन, बिल्कुल ऐसा ही है. सो अब आपके पास क्या चीज़ है, नेक्स्ट वन इज इंडस्ट्रियलाइजेशन. अब आपके पास इंडस्ट्रीज जो हैं वो बढ़ रही हैं, आपके पास इंडस्ट्रीज ज़्यादा सेटअप हो रही हैं जो एनर्जी सेक्टर के अंदर है. क्यों? पॉपुलेशन इंक्रीज कर रही है, तो ऑफ कोर्स आपको इलेक्ट्रिसिटी भी ज़्यादा चाहिए. जब इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा चाहिए, तो आपको इंडस्ट्रीज ज़्यादा सेटअप करनी पड़ रही हैं. कौन सी इंडस्ट्रीज? जो आपके पास स्टील मेकिंग इंडस्ट्री है कंस्ट्रक्शन पर्पसेस के लिए, जो आपके पास थर्मल पावर स्टेशन है किसके लिए, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए. उन इंडस्ट्रीज को जब आप ज़्यादा करते हो, तो ऑफ कोर्स क्या चीज़ आपको ज़्यादा चाहिए, मोर ऑयल इज नीडेड. ठीक है, सो मोर ऑयल आपके पास आपको ज़्यादा चाहिए. सो ये ऑयल इस वजह से पाकिस्तान को क्या करना पड़ता है, इंपोर्ट करना पड़ता है. देन आपके पास क्या चीज़ है, मैकेनाइजेशन. Mechanization in the agriculture sector and the population growth also have led to the increased oil consumption. मतलब क्या है इस बात का, देखो हम ये एग्रीकल्चर के वाटर रिसोर्सेज के चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे कि आपके पास अब जो पाकिस्तान का जो एग्रीकल्चर सेक्टर है, वो ट्रेडिशनल मेथड से, जो इरिगेशन के ट्रेडिशनल मेथड से, उनसे किसकी तरफ आपके पास शिफ्ट कर रहा है, टुवर्ड्स द मॉडर्न मेथड्स. और उन मॉडर्न मेथड्स के अंदर एक मेथड है आपके पास ट्यूबवेल का स्पेसिफिकली. अब देयर फोर पाकिस्तान का मेजर पोर्शन जो है वो एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर है, स्पेसिफिकली द होल पंजाब. अब ये क्या यूज़ कर रहे हैं, ट्यूबवेल्स यूज़ कर रहे हैं. और ट्यूबवेल्स के अंदर आपको ट्यूबवेल्स को चलाने के लिए क्या चीज़ चाहिए, यू नीड द ऑयल और यू नीड द इलेक्ट्रिसिटी. सो मैकेनाइजेशन हो रही है कहाँ पे, एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर. देयर फोर आपको क्या चीज़ चाहिए, यू नीड मोर इलेक्ट्रिसिटी. ठीक है, और वो इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से आएगी, थर्मल पावर स्टेशन से. थर्मल पावर स्टेशन फिर ज़्यादा बनाने पड़ेंगे, ताकि उस पॉपुलेशन जो बढ़ती हुई आबादी है या बढ़ती हुई पॉपुलेशन है, उसकी जो यूजेस हैं या नीड्स हैं, उसको पूरा किया जा सके. देयरफॉर आपके पास क्या चीज़ है, मोर ऑयल विल बी रिक्वायर्ड. ठीक है. देन पावर जनरेशन के ऊपर हमने ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि ऑयल इज़ यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी. जैसे आपके पास उन एरियाज के अंदर जहाँ पे लिमिटेड एक्सेस है एनर्जी रिसोर्सेज का, सो लार्ज अमाउंट ऑफ ऑयल इज यूटिलाइज्ड इन द थर्मल पावर प्लांट्स इन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ पाकिस्तान. अब देयरफॉर आपके पास क्योंकि थर्मल पावर स्टेशंस इंक्रीज कर रहे हैं, देयरफॉर आपको क्या चीज़ करनी पड़ती है, ऑयल ज़्यादा इंपोर्ट करना पड़ रहा है. देन डोमेस्टिक यूज़ क्या है, इट राइजिंग द लिविंग स्टैंडर्ड्स हैव इंक्रीज द यूज़ ऑफ ऑयल फॉर कुकिंग, हीटिंग एंड द अदर हाउस होल्ड पर्पसेस के लिए. अब रिमेंबर दिस थिंग कि अगेन जो आपके पास ये कुकिंग ऑयल वाली जो हम बात कर रहे थे, कि हमने कल भी बात की थी कि प्लीज़ यूजेस ऑफ ऑयल के अंदर कुकिंग वाली बात ना कीजिएगा. कि कुकिंग जो आपके पास है, वो आपके पास कुकिंग ऑयल जो है, इट इज़ नॉट एक्चुअली बीइंग मेड किस चीज़ से, उस क्रूड ऑयल से जो आपके पास अर्थ से निकाला जाता है. तो कुकिंग ऑयल उससे नहीं बनता. ठीक है. सो यहाँ पे जो कुकिंग का जो हम बात कर रहे हैं, ये कुकिंग वो नहीं है. यहाँ पे हम जो कुकिंग की बात कर रहे हैं, वो हम उन वैक्सेस की बात कर रहे हैं, उन यूटेंसिल्स की बात कर रहे हैं, जो आपके पास किस चीज़ के अंदर, जो हाउस होल्ड पर्पसेस के लिए यूज़ की जाती हैं. ठीक है. अब ज़रा देखना कि अगेन क्रूड ऑयल से आपके पास वैक्सेस बनती हैं, ये बात हमने कल की थी. क्रूड ऑयल से आपके पास कुछ ऐसी चीज़ें बनती हैं जो फार्मास्यूटिकल या हाउस होल्ड पर्पसेस के लिए हैं. तो डोमेस्टिक यूज़ आपका बढ़ गया है. देयरफॉर अगेन आपको ऑयल इंपोर्ट करना पड़ रहा है ताकि आप बाय प्रोडक्ट्स को इंक्रीज कर सको. आई डिड नॉट अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट. कौन सा वाला, लास्ट डोमेस्टिक यूज़ वाला? मैं ज़रा दोबारा एक दफ़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ. देखो देखो हमने हुसैन कल बात की थी कि आपके पास ना जो ऑयल है ना, उसके बाय प्रोडक्ट्स के अंदर प्लास्टिक्स, केमिकल्स, पैराफिन, सिंथेटिक रबर, इंसेक्टिसाइड्स, बिटमेन जो आपके पास रूफिंग और रोड्स के लिए, डिटर्जेंट्स एंड फार्मास्यूटिकल्स हैं. ठीक है. अच्छा,
अब इसके अंदर आपके पास क्या चीज़ हो रही है, कुछ ऐसे केमिकल्स बनाए जाते हैं जो आपके पास स्पेसिफिकली कुकिंग के अंदर यूज़ हो रहे हैं, ठीक है? या फिर कुछ ऐसे आपके पास वैक्सेस बनाए जा रहे हैं जो आपके पास कुकिंग यूटेंसिल्स में यूज़ होते हैं। कुकिंग यूटेंसिल्स क्या होती हैं? आपके पास जैसे फ्राइंग पैन वगैरह हो गया, जैसे आपके पास बोल हो गया, उसके अंदर आपके पास यूज़ किए जाते हैं। सो ये किस चीज़ से बनते हैं? इस ऑयल से बनते हैं। सो इस यूजेस ऑफ ऑयल के अंदर अक्सर स्टूडेंट्स पता है क्या लिख देते हैं कि आपके पास जो कुकिंग ऑयल है, कुकिंग ऑयल इज़ वन ऑफ द यूज़। नहीं, कुकिंग ऑयल जो है वो एक फ्लावर से बनता है, ये बात हमने कल की थी। कि वो आपके पास इट इज़ बीइंग मेड फ्रॉम द फ्लावर, ठीक है? इट इज़ नॉट बीइंग मेड फ्रॉम द क्रूड ऑयल जो आपके पास ज़मीन से निकाला जाता है, ठीक है? उससे आपके पास कुकिंग ऑयल नहीं बन रहा, ठीक है? सो देयरफॉर अगेन आपके पास क्या चीज़ है? यहाँ पे जो हम कुकिंग की बात कर रहे हैं, वो कुकिंग की बात कुकिंग एज़ अ कुकिंग ऑयल नहीं हो रहा। वो हम बात कर रहे हैं किस चीज़ के लिए? वैक्सेस के लिए, यूटेंसिल्स के लिए, ठीक है? देन आपके पास हीटिंग के लिए इस ऑयल को यूज़ किया जाता है घरों में। देन आपके पास अदर हाउस होल्ड पर्पसेस के लिए, ठीक है? नाउ से दिस थिंग, अब आपके पास क्या चीज़ है? टू मीट द ग्रोइंग डिमांड ऑफ द पाकिस्तान की पॉपुलेशन, कोटिंग ऑफ यूटेंसिल्स, बिल्कुल एग्जैक्टली कोटिंग ऑफ यूटेंसिल्स जो आपके पास है, ठीक है? अच्छा, नाउ से दिस थिंग, पाकिस्तान इम्पोर्ट्स अ सब्सटैंशियल अमाउंट ऑफ क्रूड ऑयल ताकि अपनी जो पॉपुलेशन है उसके डिमांड को क्या कर सके? मीट कर सके। देयरफॉर ऑल ऑफ दीज रीजंस आर द मेन कॉजेज वाई पाकिस्तान इम्पोर्ट्स द ऑयल, ठीक है? नाउ अब पाकिस्तान को ऑयल क्यों इंपोर्ट करने पड़ते हैं? ऑल ऑफ दीज रीजंस आर मेंशन्ड कि पाकिस्तान को ऑयल क्यों इंपोर्ट करना पड़ रहा है, ठीक है? नाउ से दिस थिंग, लेट्स टॉक अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ ऑयल पाइपलाइंस इन पाकिस्तान। देखो हमने दो पाइपलाइन पढ़ी थी कल। एक पाइपलाइन आपके पास थी कौन सी वाली? वाइट पाइपलाइन थी, ठीक है? और दूसरी वाली आपके पास थी महमूद कोट। दूसरी वाली कौन सी थी? महमूद कोट, ठीक है? अच्छा, नाउ से दिस थिंग, महमूद कोट जो थी वो आपके पास वाइट पाइपलाइन जो है वो आपके पास कराची से जा रही है कहाँ तक? आपके पास इट इज़ गोइंग टू द आपके पास फैसलाबाद तक, और महमूद कोट की जा रही है आपके पास बिन कासिम पोर्ट से लेकर कहाँ तक? आपके पास महमूद कोट तक, ठीक है? कराची से फैसलाबाद, बिल्कुल एग्जैक्टली। तो ज़रा देखो, अब ये ऑयल पाइपलाइंस की इंपॉर्टेंस क्या है? सबसे पहले कि ट्रांसपोर्टेशन, एफिशिएंसी, सेफ्टी, इंक्रीज कैपेसिटी, इन सारी कैटेगरीज के अंदर हम बात करके आए हैं। सो यू सेड कुकिंग ऑयल इज डिफरेंट देन व्हाई यू रोट डोमेस्टिक यूजेस इन व्हाई पाकिस्तान इंपोर्ट्स ऑयल। ओके, जरा देखो, हमारे पास ना डोमेस्टिक यूज के अंदर देखो, अभी हम यही बात कर रहे थे कि एक बात मैं आपको समझा देता हूँ कि देखो, जब यूटेंसिल्स बनते हैं ना, फॉर एग्जांपल लेट्स सी आपके पास, जब फॉर एग्जांपल लेट्स सी इमेजिन किचन यूटेंसिल्स होते क्या हैं? देखो, हाउस होल्ड पर्पसेस भी हमने लिखा है और डोमेस्टिक यूज़ भी लिखा है। डोमेस्टिक यूज़ का यहाँ पे हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि जब आपने अगेन क्या चीज़ करनी है, फॉर एग्जांपल लेट्स सी हम कहते हैं हमने फ़िश बनानी थी, तो ऑफ कोर्स जो ऑयल इसके अंदर हम डालते हैं इस फ्राइंग पैन के अंदर, वो कुकिंग ऑयल होता है। वो ऑयल ऐसा नहीं है कि जो आपने क्रूड ऑयल से एक्सट्रैक्ट किया हुआ है, नहीं, ये ऑयल वो नहीं है, ठीक है? जो हमने कल बात की थी, ठीक है? आज वाली जो बात हमने की है वो ये है कि आपके पास फॉर द कुकिंग हीटिंग के लिए, एक तो हीटिंग के लिए आपको ऑयल चाहिए पहला, ठीक है? दूसरा कि जब आपकी यूटेंसिल्स बनती हैं, जो कुकिंग यूटेंसिल्स आपके पास बनती हैं, जैसे फ्राइंग पैन है, इनके लिए आपके पास क्या चीज़ होती है? कोटिंग, फॉर द कोटिंग पर्पसेस के लिए वैक्सेस बनाई जाती हैं, ठीक है? या फिर अगेन फॉर द कुकिंग पर्पसेस के लिए आपके पास केमिकल्स बनाए जाते हैं। वो केमिकल्स जो आपके पास हैं किस चीज़ के बनते हैं? वो उस क्रूड ऑयल में से निकलते हैं, ठीक है? लेकिन इस कुकिंग ऑयल का ताल्लुक कहीं तक नहीं है आपके पास। इट इज़ नॉट कि आप क्या चीज़ कर रहे हो कि डायरेक्टली आप उसके अंदर क्या चीज़ कर रहे हो, कोई भी चीज़ फ्राई कर रहे हो या फिर जो अपने खाने हैं वो आप उस क्रूड ऑयल के अंदर नहीं बनाते, ऑफ कोर्स, ठीक है? वो उस ऑयल के अंदर जो क्रूड ऑयल से निकला हुआ है, ठीक है? ऑलराइट? अच्छा, नॉट डायरेक्टली इट मीन्स दैट, यस एग्जैक्टली, बिल्कुल एग्जैक्टली। अच्छा, नाउ से दिस थिंग, जरा देखो, अब आपके पास क्या चीज़ है कि यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट चीज़ हम बात कर रहे थे कि इंपॉर्टेंस क्या है इन ऑयल पाइपलाइंस की। ऑयल पाइपलाइंस की सबसे पहली वाली इंपॉर्टेंस आपके पास क्या है? ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है? कि पाइपलाइंस दे प्रोवाइड अ फास्टर एंड चीपर एंड द सेफर वे टू ट्रांसपोर्ट ऑयल। याद है कल हमने इसके एडवांटेज पढ़ा था कि जी ट्रांसपोर्टेशन बड़ी आसान हो जाती है और बहुत फास्ट होती है। कि यहाँ से कराची में आपके पास ऑयल पायर्स के अंदर, आपको याद है ना ऑयल पायर्स क्या थे? जो आपके पास किस जगह के ऊपर थे? जिस आपके पास जो मेन कराची पोर्ट के ऊपर लगे हुए हैं, गवादर पोर्ट के ऊपर लगे हुए हैं, बिन कासिम पोर्ट पे लगे हुए हैं। अच्छा, बिल्कुल एग्जैक्ट, ऑलराइट, आई एम वेरी नाइस, परफेक्ट। अच्छा, अब जरा देखो, ऑयल पायर्स डायरेक्टली आपके पास कनेक्टेड है वाइट पाइपलाइन के थ्रू। अब वाइट पाइपलाइन एग्जैक्टली वाइट पाइपलाइन या महमूद कोट पाइपलाइन जो है उसके थ्रू कनेक्टेड है। अब ये डायरेक्टली आपके पास पहुंच रही है फैसलाबाद या फिर डायरेक्टली पहुंच रही है आपके पास कहाँ पे? महमूद कोट में। अब हो क्या रहा है जरा देखो, यहाँ से आपने वाल्व ऑन किया, ठीक है? और डायरेक्टली आपका ऑयल जो है वो अगेन कहाँ तक पहुंच चुका है?
फैसलाबाद तक पहुंच चुका है। ठीक है, सो सबसे ज़्यादा फास्टर वे है, ऑल्सो वन ऑफ द चीपर वे है कि आपने ऑलरेडी कंस्ट्रक्ट कर चुके हो पाइपलाइन, तो इन्वेस्टमेंट तो आपने ऑलरेडी कर दी, अब आपको दोबारा ट्रक्स वाले को पैसे नहीं देने, अब आपने क्या चीज़ नहीं करनी, रेलवेज को पैसे नहीं देने कि आपका जो आपके पास जो ऑयल है वो कराची से लेके कहाँ तक जाए, फैसलाबाद तक जाए, आपका जो आपके पास कराची से या बिन कासिम पोर्ट से आपका महमूद कोट तक आपके पास ऑयल को लेकर जाए। सो इट इज़ वन ऑफ द चीपेस्ट वे। देन आपके पास सेफर वे भी है। सेफर वे क्यों? क्योंकि ऑयल टैंकर्स जो हैं या फिर जो रोड टैंकर्स हैं जो ऑयल को लेकर जाते हैं, उनके एक्सीडेंट्स, रोड एक्सीडेंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। देयरफॉर इट इज़ वन ऑफ द सेफेस्ट वे कि आप ट्रांसपोर्ट कर सकते हो ऑयल को एज कम्पेयर टू द रोड एंड रेलवेज। देन एफिशिएंसी भी है कि इट इज़ द मोस्ट एफिशिएंट वे, कॉस्ट इफेक्टिव है। सो अगेन आपके पास एक्सप्लेनेशन दोनों की सेम ही होगी, सबकी ऑलमोस्ट। जरा देखो, देन आपके पास है सेफ्टी। ठीक है, आपके पास लेस एक्सीडेंट्स होते हैं, लेस रिस्क है आपके पास कि आपके पास जो ऑयल है वो आपके पास क्या होगा, डेंजर के अंदर आएगा। कि अगेन ऑयल जब आपके पास रोड एक्सीडेंट्स होते हैं ऑयल टैंकर्स के या फिर रोड टैंकर्स के, इट क्रिएट्स अ मैसिव डेंजर किस चीज़ के लिए, फॉर द पब्लिक। सो अगेन इट इज़ वन ऑफ द सेफेस्ट वे कि आप पाइपलाइन के थ्रू ऑयल को ट्रांसपोर्ट कर रहे हो। देन आपके पास क्या, इंक्रीज कैपेसिटी। आप बहुत ज़्यादा अमाउंट में ऑयल पाइपलाइन के थ्रू क्या कर सकते हो, ट्रांसपोर्ट कर सकते हो डायरेक्टली फ्रॉम द कराची पोर्ट और बिन कासिम पोर्ट टू महमूद कोट या फैसलाबाद। सो देयरफॉर पाइपलाइंस आर आपके पास क्या चीज़ है, दे कैन ट्रांसपोर्ट लार्जर वॉल्यूम्स ऑफ ऑयल देन अदर मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। अब ये बात, ये क्वेश्चन कल आगा ने भी किया था कि सर एग्जैक्टली हमारे पास इंक्रीज कैपेसिटी कैसे है। देखो इंक्रीज कैपेसिटी ऐसे है कि इमेजिन करो आप पाइपलाइन के थ्रू अगेन डायरेक्टली क्या कर रहे हो, आपके पास जो ऑयल पाइप्स के अंदर ना आपके पास लेट्स सी हम कहते हैं कि 100 मिलियन गैलन्स आपके पास ऑयल आया था। ठीक है, अब ये 100 मिलियन गैलन्स ऑयल जो है आपने यहाँ से वाल्व ऑन किया, डायरेक्टली ये 100 मिलियन गैलन्स कहाँ तक पहुँच जाएगा, आपके पास फैसलाबाद तक पहुँच जाएगा। लेकिन अगर आपने रेलवे टैंकर्स के थ्रू या फिर रोड टैंकर्स के थ्रू अगर आपने इस ऑयल को भिजवाना है, तो अगेन क्या चीज़ होगी, आपको ये टैंकर्स बनाने पड़ेंगे। और इन टैंकर्स की मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी होगी, आपके पास 100,000 लीटर्स मैक्सिमम एक ऑयल टैंकर की। सो अगेन देयरफॉर 100,000 लीटर्स आपके पास ऑयल हर एक एक के अंदर जा रहा है। सो अगेन क्या चीज़ है, कैपेसिटी आपके पास क्या है, कम है। यहाँ पे कैपेसिटी मिलियन ऑफ गैलन्स के अंदर है। सो देयरफॉर हम क्या चीज़ करते हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट कि आपके पास क्या चीज़ है, इट इज़ इंक्रीज कैपेसिटी के ऊपर। ऑलराइट, देन इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ आपके पास क्या है, पाइपलाइन फैसिलिटेट्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑयल प्रोडक्ट्स सपोर्टिंग द इंडस्ट्रियल ग्रोथ, इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड क्रिएटिंग द जॉब अपॉर्चुनिटीज। जहाँ पे आपके पास एग्जैक्टली क्या चीज़ होगी, ऑयल के आपके पास पाइपलाइन जहाँ पे स्टार्ट हो रही है और जहाँ पे एंड हो रही है, यहाँ पे ऑफ कोर्स क्या चीज़ सेटअप होंगी, आपके पास इंडस्ट्री सेटअप होंगी। यहाँ पे भी इंडस्ट्री सेटअप होंगी, यहाँ पे भी इंडस्ट्री सेटअप होंगे। ना सिर्फ ये, बल्कि उन लोगों को भी जॉब्स मिलेगी जो आपके पास इन दरमियान वाली जगह के ऊपर इस पाइपलाइन को क्या चीज़ करेंगे, मेंटेन करके रखेंगे। अगर कोई इशू हो जाता है तो आपके पास क्या चीज़ होगी, एक लाइनमैन आएगा और अगेन उस जगह को फिक्स करेगा। सो अगेन क्रिएटिंग द जॉब्स, इट इज़ एक्चुअली, और वहाँ पे इंडस्ट्रीज बन रही है स्टार्ट एंड एंड के ऊपर। सो देयरफॉर जहाँ जहाँ से पाइपलाइन गुजर रही है वहाँ पे इंडस्ट्रीज बनती जा रही हैं। सो देयरफॉर क्या चीज़ है, इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर हो रहा है। सो देयरफॉर नेक्स्ट आपके पास क्या, एनर्जी सिक्योरिटी। इट इज़ द रिलायबल वे कि आपके पास कंट्री की जो एनर्जी सिक्योरिटी है वो आपके पास क्या रहती है, स्टेडी रहती है। क्या मतलब है कि फॉर एग्जांपल इमेजिन करो कि अगर आपके पास रेलवे टैंकर्स हैं, ठीक है, और रेलवे टैंकर्स के थ्रू आप क्या करते हो, ऑयल को भिजवा रहे हो। अब होता क्या है कि ड्यू टू एनीथिंग, ड्यू टू एनी इशू, अगर आपके पास ये आपके पास रेलवे टैंकर्स रुक जाते हैं, तो एटलीस्ट यू हैव, आपके पास एक अलग तरीका है, एक अलग रास्ता है, यू हैव एन ऑल्टरनेटिव वे कि आप पाइपलाइंस के थ्रू अपना ऑयल भिजवा सकते हो। सो जिसकी वजह से एग्जैक्टली क्या चीज मिल रही है आपको, यू आर गेटिंग द एनर्जी सिक्योरिटी। ठीक है, देन नेक्स्ट थिंग इज इन्वायरमेंटल बेनिफिट्स। अब ऑयल टैंकर्स के थ्रू या रेलवे टैंकर्स के थ्रू, आप रोड टैंकर्स या फिर रेलवे टैंकर्स के थ्रू जब आप भिजवाते हो, तो ऑफ कोर्स क्या चीज़ है, वो रोड्स के ऊपर या रेलवे ट्रैक्स के ऊपर ऑयल गिराते हुए जाते हैं, जिसकी वजह से इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है, ना सिर्फ ये कि अगर रोड्स के ऊपर आपके पास क्या चीज़ चल रहे हैं, ऑयल टैंकर्स चल रहे हैं, तो ट्रैफिक कंजेशन होगी, ठीक है, एयर पोल्यूशन होगी। देयरफॉर क्या चीज़ है, पाइपलाइन के अंदर ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है, पाइपलाइन में कोई आपके पास एयर पोल्यूशन नहीं हो रही, पाइपलाइन के थ्रू आपके पास कोई भी ट्रैफिक कंजेशन नहीं हो रही। सो देयरफॉर एनवायरमेंटल बेनिफिट्स है। ठीक है, सो देयरफॉर दीज आर द इंपॉर्टेंस ऑफ द ऑयल पाइपलाइंस इन पाकिस्तान। इफ एनीवन हैज एनी क्वेश्चन,
until now, please do ask. Yep. Heavy and damages road also accident. बिल्कुल हुसैन, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हो. Exactly. Yes. अच्छा, हुसैन का एक क्वेश्चन था आई थिंक ऊपर, which I have missed. I think. Wait. I've received October November papers of subjects. So could you teach those in the next class of history of section 1 questions? आप मुझे exactly send कर देना हुसैन, मैं एक दफ़ा देख लूँगा. Alright. Okay. Alright. अच्छा, now say this thing. Okay. Everyone, now let's move on. Alright. ठीक है, मैं देख लेता हूँ. अच्छा, now say this thing. Let's move on to the natural gas, जो हमारे पास थर्ड रिसोर्स है. ठीक है. ऑलराइट, ठीक है सर, मैं देख लेता हूँ. अच्छा, ये आपके पास अब हम किस चीज़ की बात करके आ चुके हैं. देखो, याद है आपको कि हमने कहा था कि जी पावर रिसोर्सेज जो है ना, पावर रिसोर्सेज आपके पास क्या होता है, डिवाइड होता है कितने पार्ट्स के अंदर. पहला पार्ट आपके पास पावर रिसोर्सेज का जो डिवाइड होता है वो है रिन्यूएबल रिसोर्सेज के अंदर. ठीक है. देन आपके पास पावर रिसोर्सेज होता है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज के अंदर. ठीक है. आई वॉन्ट दिस, कौन से वाले आपको क्या चीज़ चाहिए है एग्जैक्टली बताओ. अच्छा देखो कि पावर रिसोर्सेज इज बीइंग डिवाइडेड. आई वांट दिस पेपर्स. अच्छा, ऑलराइट, अक्टूबर नवंबर के मैं आपको ग्रुप के अंदर हम शेयर कर देते हैं. ठीक है. अच्छा, नाउ से दिस. अच्छा, ऑलराइट, नाउ से दिस थिंग. जरा देखो कि पावर रिसोर्सेज का जो आपके पास टॉपिक है वो आपके पास डिवाइड होता है किसके अंदर, रिन्यूएबल रिसोर्सेज में और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज में. और हमने कहा था जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं वो आपके पास कितने हैं, देयर आर 4. ठीक है. अब ये 4 एग्जैक्टली आपके पास कौन से वाले नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं, तो जरा देखो. हमने पहले बात की कोल की. नंबर सेकंड हमारे पास था ऑयल. नंबर थर्ड हमारे पास आएगा नेचुरल गैस. नेचुरल गैस. अच्छा, फोर्थ वन आपके पास है न्यूक्लियर. ठीक है. सो हम स्टार्ट करते हैं. हम कोल को ऑलरेडी कवर करके आ चुके हैं. वी हैव ऑल्सो कवर्ड ऑयल. अब हम स्टार्ट करने लगे हैं विद द नेचुरल गैस रिसोर्सेज. ठीक है. अच्छा, नाउ से दिस थिंग, जो न्यूक्लियर है वो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स में तो आता है, लेकिन रिमेंबर दिस थिंग कि फॉसिल फ्यूल्स में नहीं आता. फॉसिल फ्यूल्स आपके पास कौन से वाले हैं, ये 3 फॉसिल फ्यूल्स हैं. कोल, ऑयल एंड नेचुरल गैस आर द फॉसिल फ्यूल्स. इनको हम क्या कहते हैं, फॉसिल फ्यूल्स. लेकिन याद रखना है कि जो न्यूक्लियर है वो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है लेकिन फॉसिल फ्यूल नहीं है. ठीक है. सो नाउ सी दिस थिंग. अब हमारे पास क्या चीज़ है, वी हैव द नेचुरल गैस एंड नेचुरल गैस इज अ नॉन रिन्यूएबल फॉसिल फ्यूल जो आपको कहाँ पे मिलता है, इट इज फाउंड बीनीथ द अर्थ सरफेस. ठीक है. अच्छा, ये बात जरा देखना, हम ऑलरेडी एक बात करके आ चुके हैं. जरा देखना कि नेचुरल गैस फाउंड कैसे होती है. हमने कल ये बात की थी. जरा देखो कि नेचुरल गैस आपके पास फाउंड कैसे होती है. जरा देखो, बल्कि हम एक काम करते हैं, उसको एक दफ़ा दोबारा बना लेते हैं कि आपके पास जो 2 नॉन पोरस रॉक्स होते हैं, वी हैव डिस्कस दिस थिंग इन आवर प्रीवियस क्लास, कि हमारे पास 2 नॉन पोरस या 2 इम्परमिएबल रॉक्स जो होते हैं, इसके दरमियान में आपको जो सबसे नीचे वाली लेयर होती है वो मिलती है वाटर की. कौन सी वाली, वाटर की. फिर इसके बाद जो आपके पास लेयर होती है वो आपके पास बनती है ऑयल की. ठीक है. एग्जैक्टली, बिल्कुल एग्जैक्टली, बिल्कुल हुसैन. अच्छा, फिर इसके बाद जो सबसे टॉप लेयर होती है वो आपके पास जो बाकी खाली जो जगह होती है, यहाँ पे ट्रैप होती है आपके पास क्या चीज़, गैस. इस गैस को हम कहते हैं, ये आपके पास होती है, दिस इज द नेचुरल गैस जो आपको मिलती है. ठीक है. नाउ से दिस थिंग. अब हमारे पास क्या चीज़ है, जो ऑयल होता है वो दरमियान में ट्रैप होता है किस चीज़ के, बिटवीन द वाटर एंड बिटवीन द नेचुरल गैस. इसी वजह से हम इस चीज़ को क्या कहते हैं, वी कॉल इट एज एन ऑयल ट्रैप. ठीक है. ये बात हमने कल की थी. ठीक है. यस एग्जैक्टली, बिल्कुल हुसैन, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हो. अच्छा, नाउ से दिस थिंग. अच्छा, ऑयल को या नेचुरल गैस को एक्सट्रैक्ट कैसे किया जाता है, ये भी कल हमने बात की हुई है. ठीक है. मीथेन, इथेन, प्रोपेन. नाइस अयान, बिल्कुल एग्जैक्टली, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हो कि इट इज प्राइमरली कंपोज्ड ऑफ किस चीज के ऊपर, ऑफ मीथेन. मेनली किस चीज की होती है, मीथेन. ठीक है. जो आपके पास CH4 गैस है, दैट इज मीथेन. ये आपके पास मीथेन गैस सबसे पहले कंपोज, सबसे ज्यादा जो इसके अंदर फाउंड की जाती है नेचुरल गैस के अंदर, वो आपके पास क्या है, मीथेन. मीथेन. उसके बाद नेक्स्ट, दिस इंक्लूड्स द हाइड्रोकार्बन. जैसे आपके पास दूसरी और कौन सी गैसेज हैं, इथेन है, प्रोपेन है, ब्यूटेन है. सो अगेन आपके पास क्या चीज है, इसके बाद जो आपके पास आती है, आपके पास आती है इथेन. फिर उसके बाद आपके पास आती है प्रोपेन. फिर उसके बाद आपके पास आती है ब्यूटेन. सो अगेन ये आपके पास, दीज आर द 3 मोर गैसेस जो आपके पास फाउंड होती हैं. लेकिन जो हम नेचुरल गैस यूज करते हैं घरों में, वो आपके पास मोस्टली क्या होती है, इट इज मीथेन गैस. ठीक है. ये मीथेन गैस है, दिस इज आपके पास इथेन, देन आपके पास प्रोपेन, देन दिस इज द ब्यूटेन गैस. ठीक है. अच्छा, नाउ से दिस थिंग
कि 3 मेन नेचुरल गैसेस के अंदर आपके पास मीथेन के अलावा 3 और हाइड्रोकार्बन गैसेस होती हैं। कौन कौन सी? इथेन, प्रोपेन एंड ब्यूटेन। ठीक है, नाउ से दिस थिंग, अब रिमेंबर दिस थिंग, रिमेंबर दिस थिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अगर आपके घर के अंदर कहीं पे भी नेचुरल गैस रिलीज हो रही होती है तो ऑफ कोर्स एग्जैक्टली क्या चीज़ होती है आपको पता चल जाता है। कैसे? आप कहते हो कि ऑफ कोर्स यार गैस की स्मेल आ रही है, राइट? लेकिन याद रखो कि अगेन जो नेचुरल गैस है, जो मीथेन है या फिर आपके पास इथेन है या प्रोपेन है या ब्यूटेन है, ये आपके पास क्या चीज़ होती है, इनकी आपके पास स्मेल नहीं होती। दे आर ऑर्डरलेस। ऑर्डरलेस का मतलब क्या होता है? दैट डज नॉट हैव एनी स्मेल। लेकिन एक डिस्टिंक्टिव स्मेल इसके अंदर ऐड की जाती है बाय द इंडस्ट्रीज, ताकि एग्जैक्टली क्या किया जा सके, फॉर द सेफ्टी पर्पसेस, ताकि अगर कहीं लीकेज हो, ताकि अगर कहीं पे भी कोई सेफ्टी अनसेफ्टी, अगेन प्रिकॉशंस, सेफ्टी प्रिकॉशंस लेने के लिए अगर कहीं पे भी लीकेज हो तो अगेन हमें पता चल सके। सो देयरफॉर केमिकली ऐड की जाती है, बिल्कुल एग्जैक्टली केमिस्ट्री। ओके नाइस। ओके, स्मेल एडेड फॉर द सेफ्टी पर्पसेस, नॉट ओरिजिनली विदाउट स्मेल। बिल्कुल एग्जैक्टली हुसैन, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हो कि अगेन नेचुरल गैस की, आपके पास नेचुरल गैस जो नेचुरली फाउंड की जाती है वो ऑर्डरलेस होती है। ठीक है, उसकी कोई स्मेल नहीं होती। ऑर्डरलेस का मतलब क्या होता है? नो स्मेल। ठीक है, नाउ से दिस थिंग, लेकिन डिस्टिंक्टिव स्मेल इसमें ऐड की जाती है किस चीज़ के लिए? सेफ्टी पर्पसेस के लिए, ताकि अगर कहीं पे भी लीकेज हो तो हमें पता चल सके। ऑलराइट, नाउ से दिस थिंग, सिग्निफिकेंट इसका ओवरव्यू ले लेते हैं कि जी हमारे पास नेचुरल गैस का ओवरव्यू क्या है। जरा देखो, सिग्निफिकेंट पोर्शन जो आपके पास है वो इलेक्ट्रिसिटी के अंदर चला जाता है। याद है ऑयल का सिग्निफिकेंट पोर्शन कहाँ जाता था? ऑयल का सिग्निफिकेंट पोर्शन कहाँ पे जाता है? अब सबको याद होना चाहिए, एवरीवन, ऑयल का सिग्निफिकेंट पोर्शन कहाँ पे यूटिलाइज होता है? ट्रांसपोर्ट। ऑलराइट हुसैन, ऑलराइट, गुड, 60% एग्जैक्टली, बिल्कुल बिल्कुल आप ठीक कह रहे हो। एक सेकंड, आगा का एक क्वेश्चन था दरमियान में, आई थिंक आई हैव मिस्ड दैट थिंग, वेट। आगा सर, यू सेड अबाउट द सेपरेट रिसोर्सेज ग्रुप। बिल्कुल आगा, एग्जैक्टली उसके ऊपर हम काम कर रहे हैं कि हमारे पास एक सेपरेट रिसोर्सेज ग्रुप के ऊपर हम काम कर लें, या फिर एक ऐसी फाइल या एक ऐसी गूगल ड्राइव के ऊपर हम वर्क कर लें जहाँ पे एग्जैक्टली आपके पास सारे नोट्स आपको, जो जिस जिस तरह क्लासेस होती जाए हम उस तरह उसके अंदर नोट्स ऐड करते जाएँ, ताकि आपके पास सिर्फ एक लिंक हो कि आप उस एक लिंक को क्लिक करो तो आपके पास क्या चीज़ हो जाए, वो सारे रिसोर्सेज आपके पास आ जाएँ। ठीक, यस सर, टुमारो 2 क्लासेस वुड बी हेल्ड। बिल्कुल एग्जैक्टली, अगर हमारे पास 2 क्लासेस होंगी कल। ठीक है, अच्छा, नाउ से दिस थिंग, मैं टाइम आपको एक तो है 8 से लेके 9 तक, तो आपका 8 से लेके 9 तक तो ऑफ कोर्स आपका टेस्ट होगा। ठीक है, हम 7 से 8 जो है वो अपनी क्लास रख लेते हैं। ऑलराइट, 7 से 8 और उसके बाद 8 से लेके 9 तक हम एक टेस्ट कर लेंगे। ऑलराइट, नाउ से दिस थिंग, अच्छा जरा देखो, देन आपके पास क्या चीज़ है, नेचुरल गैस ज़्यादातर यहाँ कहाँ पे यूज़ होती है? कुकिंग के अंदर। अच्छा, अब जरा देखो, कुकिंग के अंदर, हीटिंग होम्स के अंदर एंड प्रोवाइडिंग द हॉट वाटर। ठीक है, अब जरा देखना कि अब आपको क्लियर अंदाजा होगा कि वो जो ऑयल की हम बात कर रहे थे ना, जो अगेन हुसैन जो आप बात कर रहे थे कि हम सर वो वाली बात समझ नहीं आ रही, कि अगर मैं यहाँ पे कहूँ कि ऑयल इज़ वाइडली यूज्ड फॉर कुकिंग, दैट डज नॉट मीन कि मैं कुकिंग ऑयल की बात कर रहा हूँ। ठीक है, वी आर टॉकिंग अबाउट कि हीटिंग पर्पसेस के लिए, कि मैं उसको जलाता हूँ। ठीक है, मैं उसको बर्न कर रहा हूँ, या फिर एग्जैक्टली मैं उसको क्या चीज़ कर रहा हूँ, डिकम्पोज कर रहा हूँ। सो देयर फोर रिमेंबर दिस थिंग कि आपके पास नेचुरल गैस, सिमिलरली द नेचुरल गैस इज वाइडली यूज फॉर कुकिंग, हीटिंग होम्स एंड प्रोवाइडिंग द हॉट वाटर। ठीक है, नाउ से दिस थिंग, इंडस्ट्रीज आपके पास क्या करती हैं? नेचुरल गैस को यूज करती हैं एज अ फ्यूल फॉर हीटिंग पर्पसेस, एज अ रॉ मटेरियल फॉर प्रोड्यूसिंग केमिकल्स। जरा देखना, अब किस चीज़ के लिए आपके पास जो इंडस्ट्रीज हैं वो किस तरह नेचुरल गैस को यूज़ कर रही हैं? फॉर द हीटिंग प्रोसेसेस के लिए, एंड फॉर द रॉ मटेरियल किस चीज़ के लिए? फॉर द केमिकल प्रोडक्शन। ठीक है, ऑलराइट, नाउ से दिस थिंग, अब नेचुरल गैस इज आल्सो यूज्ड एज अ फ्यूल किसके अंदर? व्हीकल्स के अंदर। हमारे पास कुछ टाइम पहले, अब तो ऑलमोस्ट खत्म हो गया, आपके पास कुछ टाइम पहले क्या चीज़ किया जाता था? जो सीएनजी स्टेशंस बनाए गए थे। ठीक है, ये सीएनजी स्टेशन जो आपके पास था, ये आपके पास कंडेंस नेचुरल गैस होती थी। सीएनजी का मतलब होता है कंडेंस नेचुरल गैस। ये कंडेंस नेचुरल गैस जो आपके पास थी वो अगेन क्या करते थे? सेल किया करते थे, जो आपके पास व्हीकल्स में यूज होती थी। या कॉम्प्रेस नेचुरल गैस या कंडेंस नेचुरल गैस जो है, इट इज द क्लीनर एंड चीपर ऑल्टरनेटिव टू ऑयल फॉर द व्हीकल्स। सो देयरफॉर इसके अंदर यूज की जाती है। नेचुरल गैस कैन बी प्रोसेस्ड ऑल्सो, किस चीज के लिए? टू प्रोड्यूस द वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स, जैसे एलपीजी आपके पास है, और ये एलपीजी क्या होती है? फॉर कुकिंग और हीटिंग के लिए यूज होती है। जो आप एलपीजी अक्सर सिलेंडर्स के अंदर, जो आप शॉप्स से सिलेंडर्स, या फिर हमारे पास जो कुछ शॉप्स है या फिर जो होटल्स वगैरह हैं,
वो जो सिलेंडर्स या होम के अंदर घरों में भी सिलेंडर्स को यूज़ किया जाता है या फिर नॉर्दर्न एरियाज में सिलेंडर्स को यूज़ किया जाता है, वो आपके पास क्या चीज़ होती है, क्या यूज़ करते हैं, दे यूज़ एलपीजीज। एलपीजीज इज़ द लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, जो आपके पास कुकिंग के लिए और हीटिंग के लिए यूज़ की जाती है। एंड इट इज़ चीपर देन द ऑयल, इट इज़ चीपर देन द पेट्रोलियम। देयरफॉर नेचुरल गैस आपके पास यूज़ हो रही है डिफरेंट पर्पसेस के लिए। कहाँ कहाँ पे, आपके पास डोमेस्टिक यूज़ में भी हो रही है, आपके पास कमर्शियल यूज़ में भी हो रही है, आपके पास व्हीकल्स में भी हो रही है, आपके पास इंडस्ट्रियल एरियाज के अंदर भी हो रही है। ठीक है ना, उसे दिस थिंग। और आपके पास इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में मेजर पोर्शन जो है वो किस चीज़ के अंदर जाता है, फॉर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, किस जगह के ऊपर, पावर स्टेशन के अंदर। ऑलराइट, नाउ से दिस थिंग। अब नेचुरल गैस को वाइडली यूज क्यों किया जाता है, क्यों वाइडली यूज किया जाता है, क्योंकि क्लीनर बर्निंग होती है। अगर आप कोल को बर्न करोगे तो ऑफ कोर्स क्या चीज होगी, सबसे ज्यादा क्या चीज होगी, ब्लैकनेस। ऑफ कोर्स क्या चीज होगी आपके पास बहुत ज्यादा, इट इज नॉट द क्लीन बर्निंग। कोल कभी भी क्लीन बर्निंग नहीं है। एंथ्रासाइट क्लीन बर्निंग हो सकता है, लेकिन जो आपके पास बिटमीनियस कोल है या फिर आपके पास लिग्नाइट कोल है या फिर आपके पास पीट कोल है, वो कभी भी आपके पास क्या नहीं है, क्लीन बर्निंग के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता। सो देयरफॉर नेचुरल गैस जो है वो बहुत कम प्लूटेंट्स प्रोड्यूस करती है, एक्सेप्ट जो आपके पास जिस तरह कोल और ऑयल करता है। सो देयरफॉर हमारे पास एक क्लीनर बर्निंग के लिए नेचुरल गैस को यूज़ किया जाता है। तो घरों में भी या फिर अगेन कमर्शियल पर्पसेस के अंदर भी जब इसको बर्न किया जाता है तो अगेन आपके पास एक क्लीनर बर्निंग होती है। सो देयरफॉर कोल और ऑयल के ऊपर कम डिपेंडेंसी है एज कम्पेयर टू द नेचुरल गैस। सर, इफ वी डू टॉपिकल क्वेश्चंस ड्यूरिंग स्टडिंग नोट्स, आई थिंक इट वुड बी बेटर we did it when we were doing the fishing chapter. Topical questions during the studying notes, हाँ बिल्कुल exactly। देखो topical, remember this thing again, the notes we are studying right now, these notes also includes the topics, the questions actually that are actually being asked in the past paper exams directly। इसके अंदर कोई बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपके पास क्या चीज़ें हैं, दे आर डायरेक्टली बीइंग आस्क्ड। आपको उसके अंदर शायद आंसर भी चेंज ना करना पड़े। ठीक है, सो देयर फोर आप हेडिंग से ही पहचान जाओगे कि अगेन क्या चीज़ है, हाँ यार ये हमारे पास इस टॉपिकल क्वेश्चन का आंसर क्या है, वो आपके पास वो फलां वाली हेडिंग है। ठीक है, सो देयर फोर आपके पास रिमेंबर दिस थिंग कि नोट्स को सही तरीके से, इन नोट्स को अगर आप एग्जैक्टली क्या चीज़ कर लोगे, आगा पढ़ लोगे सही तरीके से, आई डोंट थिंक सो यू विल बी नीडिंग एनी अदर रिसोर्स। लेकिन अगेन जितने ज़्यादा नोट्स में कहता हूँ हमेशा कि जितनी ज़्यादा रिसोर्सेज या जितनी ज़्यादा आप पढ़ोगे उतना ज़्यादा आपको टॉपिक क्लियर होगा। ठीक है, सो नाउ से दिस थिंग। नाउ नेक्स्ट चीज़ आपके पास क्या है, नेचुरल गैस को वाइडली क्यों यूज़ किया जाता है, एफिशिएंसी की वजह से। इट इज़ हाईली एफिशिएंट इन जनरेटिंग द हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। एफिशिएंट का मतलब क्या है, फॉर एग्जाम्पल आपने $10 मिलियन का आपने लिया ऑयल, ठीक है, और $10 मिलियन की आपने ली नेचुरल गैस। ठीक है, अब जो ज्यादा बर्निंग आपको देगी ना, वो आपके पास कौन सी वाली देगी, आपको नेचुरल गैस $10 मिलियन की देगी। जो ज्यादा बर्निंग, ज्यादा हीट आपको प्रोवाइड करेगी वो कौन देगी, नेचुरल गैस देगी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। सो एफिशिएंसी किसकी ज्यादा है आपके पास, नेचुरल गैस की, या बर्निंग जो है वो किसकी ज्यादा है, नेचुरल गैस की एज कंपेयर टू द ऑयल। ठीक है, अच्छा अब अवेलेबिलिटी आपके पास क्या चीज़ है, नेचुरल गैस पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा रीजन्स के अंदर अवेलेबल भी है। जैसे आपके पास कहाँ पे स्पेसिफिकली, कहाँ पे सुई गैस दैट इज़ प्रेजेंट एट बलूचिस्तान, जिससे पूरे पाकिस्तान को अगेंस्ट सप्लाई की जाती है। सो देयरफॉर पाकिस्तान हैज़ अ लार्ज रिजर्व्स ऑफ द नेचुरल गैस, लेकिन स्टिल ये क्या है, एक फॉसिल फ्यूल है एंड इट विल रन आउट। ठीक है, तो सस्टेनेबल नहीं है। ठीक है, नाउ से दिस थिंग, वर्सेटैलिटी आपके पास क्या है, आपके पास इट हैज़ द वेरियस एप्लीकेशंस। जैसे आपके पास इस नेचुरल गैस को बहुत इंडस्ट्रीज के अंदर यूज़ किया जा सकता है, बहुत ज़्यादा जगहों पे यूज़ किया जा सकता है। वर्सेटाइल है, कैसे कि कुकिंग के अंदर यूज़ कर सकते हैं, हीटिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं, इंडस्ट्रियल प्रोसेस के लिए यूज़ कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हो। सो देयरफॉर इट इज़ अ वर्सेटाइल रिसोर्स, देयरफॉर नेचुरल गैस इज वाइडली बीइंग यूज्ड एज अ फ्यूल। ठीक है, नाउ अब ना सिर्फ ये बल्कि कॉस्ट इफेक्टिव भी है। इट इज ऑल्सो मोर अफोर्डेबल देन द अदर फ्यूल्स, देयरफॉर नेचुरल गैस को हम क्या करते हैं, वाइडली यूज करते हैं। यू गॉट अबाउट दिस थिंग। सो देयरफॉर दीज आर द, हमारे पास क्या चीज, दीज आर हमारे पास क्या चीज है, ये नेचुरल गैस को एग्जैक्टली वाइडली यूज क्यों किया जाता है। ठीक है, नाउ से दिस थिंग, अब आपके पास एक, लेकिन रिमेंबर दिस थिंग कि जो नेचुरल गैस है वो एक क्लीनर फ्यूल है। क्लीनर फ्यूल क्या मतलब है कि अगर आप ऑयल को बर्न करो
और उसके ऊपर खाना बनाओ, या फिर अगेन आप फ्यूल वुड को बर्न करो फॉरेस्ट वाले जो फ्यूल वुड को एज अ फ्यूल वुड यूज़ कर रहे हो उसके ऊपर खाना बनाओ, या फिर अगेन आप क्या चीज़ कर रहे हो, कोल को बर्न करो और उसके ऊपर खाना बनाओ। और सिमिलरली आप क्या चीज़ कर रहे हो, आप नेचुरल गैस को यूज़ कर रहे हो और उसके ऊपर खाना बना रहे हो। सो रिमेंबर दिस थिंग, द जब बर्निंग जो है किस चीज़ की, जो बर्निंग है नेचुरल गैस की, इट इज़ क्लीनर एज कंपेयर टू द कोल और एज कंपेयर टू द ऑयल। ठीक है, नाउ से दिस थिंग, अब हमारे पास नेचुरल गैस इज एन इजी फ्यूल टू एक्सट्रैक्ट। क्यों? क्योंकि स्मॉल साइज ऑफ लैंड, सिर्फ आपको एक स्मॉल साइज चाहिए, जस्ट एक थोड़ी सी जगह जहां पे एग्जैक्टली आपसे वहां से अगेन पाइप्स आपके पास जाएंगे और अगेन एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। सो देयरफॉर इट इज इजी फ्यूल टू एक्सट्रैक्ट एज कंपेयर टू द किस चीज के ऊपर, एज कंपेयर टू द ऑयल और एज कंपेयर टू द अदर रिसोर्सेज और एज कंपेयर टू द कोल, कि कोल को एक्सट्रैक्ट करना मुश्किल है एज कंपेयर टू द नेचुरल गैस। तो नाउ सी दिस थिंग कि स्मॉल साइज ऑफ लैंड आपको चाहिए, तो आपको माइनिंग पर्पसेस के लिए, जैसे कोल है, कोल के लिए आपको याद है कि क्या करना पड़ता था, सबसे पहले क्या चीज करनी पड़ती थी, बहुत लार्ज स्केल की जो लैंड है उसके ऊपर डिफोरेस्टेशन करनी है आपने। जब ये लैंड क्लियर हो गई, डिफोरेस्टेशन हो गई, तो फिर उसके बाद आपने क्या चीज करनी है, अब आपने माइंस को एक्सट्रैक्ट करना है, एक्सप्लॉइट करना है इनको। सो आपको लार्ज लैंड चाहिए, लेकिन नेचुरल गैस के अंदर आपको यू जस्ट नीड अ स्मॉल लैंड, ताकि अगेन आप रिग लगाओगे और रिग लगा के अगेन आप नेचुरल गैस को जस्ट आपने एक्सट्रैक्ट करना है। ठीक है, सो पाइप्स गो इनटू द ग्राउंड, लिटिल इंपैक्ट ऑन द एनवायरमेंट। क्यों? क्योंकि स्मॉल लैंड है, तो स्मॉल लैंड के ऊपर अगेन आपके पास देयरफॉर एनवायरमेंट के ऊपर इंपैक्ट कम होगा। लेकिन अगर आप कोल की माइनिंग कर रहे हो एज कंपेयर टू द कोल माइनिंग कर रहे हो, सो अगेन आपको लार्ज लैंड चाहिए। जब लार्ज लैंड चाहिए तो आपके पास ज्यादा ट्रीज को डिफॉरेस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, सो देयरफॉर आपके पास क्या चीज होगी, जो इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट है वो भी आपके पास क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, आई गेटिंग माय पॉइंट नाउ। सिंपल मशीनरी एंड स्मॉल मशीनरी, आपको ज़्यादा हैवी मशीनरी नहीं चाहिए, आपको एक्सप्लोसिव्स नहीं चाहिए। ठीक है, जैसे आपको कोल माइनिंग के अंदर चाहिए होते हैं। सो देयरफॉर सिंपल मशीनरी एंड स्मॉल मशीनरी इज बीइंग रिक्वायर्ड। देयरफॉर नेचुरल गैस इज एन इजी फ्यूल टू एक्सट्रैक्ट। ठीक है, नाउ इट वर्क्स ऑटोमेटिकली, खुद ब खुद काम करती है। ठीक है, सो आपको लिटिल या फिर नो मैन पावर इज नीडेड टू कंट्रोल बाय द वाल्व्स। वाल्व्स कंट्रोल द प्रेशर खुद ब खुद। आपको एग्जैक्टली रिमेंबर दिस थिंग, देखो हमने ये वाली बात कल की थी कि देखो इसके ऊपर ना आपके पास होते हैं, इन दो नॉन पोरस रॉक्स के ऊपर आपके पास होते हैं रेजर्वॉयर रॉक्स। कौन से वाले रॉक्स होते हैं, इनको हम कौन से रॉक्स कहते हैं, रेजर्वॉयर रॉक्स कहते हैं। ठीक है, अच्छा ये रेजर्वॉयर रॉक्स आपके पास क्या चीज होती हैं, इनके ऊपर आपके पास क्या चीज लगाई जाती है, रिग लगाई जाती है सबसे पहले। ठीक है, और अगेन डायमंड एज कटिंग टेक्नोलॉजी के थ्रू इसको कट किया जाता है, डिग किया जाता है, और मड को यूज करके अगेन हम पाइप्स लगाते हैं। ठीक है, पाइप आपने लगाया, अब आपको याद है कि नेचुरल गैस के लिए हमें क्या फोर्थ स्टेप नहीं करना चाहिए। आपको याद है कि फोर्थ या फिफ्थ स्टेप जो ऑयल के लिए क्या था, कि आपको पंप चाहिए होता है, कि आप ऑयल को पंप करते हो ऊपर। लेकिन नेचुरल गैस के लिए ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि नहीं, रिफाइनरी तो बाद में है ना, रिफाइनरी तो इसको एक्सट्रैक्ट करने के बाद है। हम कह रहे हैं कि एक्सट्रैक्शन के टाइम के ऊपर आपको क्या चीज़ नहीं चाहिए होती, आपको नेचुरल गैस के लिए पंप रिक्वायर्ड नहीं है। आपने सिर्फ क्या करना है, पाइप लगाना है, पाइप लगा के बस उस पाइप को आगे से बंद कर देना है वाल्व के थ्रू। ठीक है, बस अब नेचुरल गैस खुद ब खुद ऊपर आएगी। क्यों? क्योंकि नेचुरल गैस इज द लो डेंसिटी गैस, जो आपके पास क्या करती है, खुद ब खुद क्या चीज़ करती है, राइज करती है। ठीक है, सो देयरफॉर आपको पंप्स वगैरह की जरूरत नहीं है। ठीक है, जिसको हम कहते हैं पंप जैक्स कहते हैं। तो पंप जैक्स की आपको खुद ब खुद जरूरत नहीं है। जैसे ऑयल के अंदर पंप जैक्स की जरूरत है, कि आप डिफरेंट ऑयल बनाते हो, जैसे क्रिसमस ट्री बनाते हो लाइक दिस, डिफरेंट जगहों से आप क्या करते हो, पाइप्स लगाते हो, और यहां से अगेन इनके पंप जैक्स के थ्रू इस ऑयल को क्या करते हो, आप ऊपर की तरफ खींचते हो या एक्सप्लॉइट करते हो, लेकिन एक्सट्रैक्ट करते हो या एक्सप्लॉइट कर रहे हो। लेकिन अगेन नेचुरल गैस को आपकी जरूरत नहीं है, आपने जस्ट पाइप लगाया, पाइप लगाने के बाद आपने वाल्व लगाना है, दैट्स ऑल। अब नेचुरल गैस खुद ब खुद आएगी। ठीक है, सो देयरफॉर रिमेंबर दिस थिंग कि आपके पास क्या चीज़ है, कि यू डू नॉट, इट इज देयरफॉर इट वर्क्स ऑटोमेटिकली, नो और लिटिल मैन पावर इज नीडेड। और वो भी किस चीज़ के लिए, ताकि सिर्फ आपने वाल्व्स को कंट्रोल करना है। ठीक है, और वाल्व्स किस लिए हैं, कि आपके पास प्रेशर को कंट्रोल किया जा सके फॉर द इजी एक्सेस। ठीक है, सो देयरफॉर रिमेंबर दिस थिंग, दिस इज हाउ द एक्सट्रैक्शन ऑफ द नेचुरल गैस इज इजी एज कंपेयर टू द ऑयल की एक्सट्रैक्शन, या फिर एज कंपेयर टू द कोल की एक्सट्रैक्शन। किसकी एक्सट्रैक्शन इजी है, नेचुरल गैस की एक्सट्रैक्शन इजी है।
ठीक है। सो देयर फॉर एवरी वन रिमेंबर दिस थिंग और रिमेंबर दिस पॉइंट्स जो हमारे पास नेचुरल गैस के हैं। एंड वी विल बी टॉकिंग अबाउट द पाकिस्तान के नेचुरल गैस रिजर्व्स या इसको आपके पास ट्रांसपोर्ट कैसे किया जाता है इन आवर नेक्स्ट लेक्चर। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस रिगार्डिंग टुडेज लेक्चर देन प्लीज टू आस्क।